अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। दुनिया में हर सॉल्ट कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होता वाटर के अंदर, कुछ स्लाइटली सॉल्युबल भी होते हैं, यानी कि बहुत कम हल होते हैं। उनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रिया ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स। इसमें हम एक्चुअली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन, उसकी कैलकुलेशन और वो हमें कैसे हेल्प आउट कर सकती है टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी या केएसपी वैल्यू, इन सारों को डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले ज़रा हम दो चीज़ें स्टडी करते हैं। देखें, अगर मैं सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करता हूँ तो सोडियम क्लोराइड एक इंतहाई बेहतरीन सॉल्युबल सॉल्ट है। वो 100% डिसॉल्व होके वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर सोडियम क्लोराइड बनाता है। यानी कि आप यूं समझ लें कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है आयंस के अंदर। लेकिन हर आयनिक साल्ट ऐसा नहीं करता। कुछ आयनिक साल्ट्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल लेड क्लोराइड। जब मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो इसका कुछ हिस्सा आयंस में कन्वर्ट होता है, यानी कि Pb+2 एक्वस, क्लोरीन माइनस यानी कि क्लोराइड आयन, इधर 2 आएगा क्योंकि ये 2 क्लोरीन आयंस हैं, और साथ आएगा यहाँ पे एक्वस। ये अब स्टूडेंट याद रखिएगा रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे कंसीडर होगा। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पे कंसीडर होगा। क्यों? ये वाला जो साल्ट होता है ये NaCl की तरह नहीं है। इट इज एक्चुअली स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट। ये एक स्लाइटली सोलेबल कंपाउंड है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा मेरी बात कि अगर मैं इन दोनों का मुकाबला करूं तो इसमें लेड क्लोराइड की जो इनिशियल क्वांटिटी है वो तकरीबन मेंटेन रहती है और उसका बहुत कम हिस्सा लेड क्लोराइड आयंस में चेंज होता है। इसका मतलब ये हो गया कि सारे का सारा लेड क्लोराइड डिसॉल्व नहीं होता, उसका कुछ हिस्सा ही डिसॉल्व हो पाता है। तो ये रिएक्शन ज्यादातर रिवर्स में रहता है, बहुत कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो आप यूं समझ लें इतना हिस्सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बाकी जो होगा अक्सरियत उसकी रिवर्स में जाएगी। ऐसे सॉल्ट जो बहुत कम डिसॉल्व होते हैं उनको हम स्पेरिंगली सॉलेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इनकी जो आयनिक प्रोडक्ट है, इनके जो आयंस की प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन की, वो हमारे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेड क्लोराइड का आयंस की प्रोडक्ट लिखूं तो वो बनेगी लेड+2, ठीक है, क्लोराइड आयन का स्क्वायर। ये बन गई सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होती है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए निकाली जाती है। इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी मैंने आपको चूंकि एग्जांपल से जस्टिफाई करना है कि ये फायदा क्या देगी हमें। इसकी जो वैल्यूज है ना, ये एक्चुअली आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में एक बेहतरीन इंसाइट फराहम करती हैं। मसलन ये जो KSP की वैल्यू है फॉर लेड क्लोराइड जो है वो इंतहाई कम है, 1.6 10⁻⁻⁵। इसका मतलब है लेड क्लोराइड का कुछ हिस्सा डिसॉल्व होता है, बाकी नहीं हो पाता। ये स्मॉल वैल्यू इंडिकेट कर रही है कि लेड क्लोराइड इज नॉट अ गुड सोलेबल सॉल्ट, बट इट इज अ वेरी लिटिल या स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट। तो मैंने इस बात को याद रखना है, ये सोलेबिलिटी प्रोडक्ट विल एक्चुअली हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि आपका रिएक्शन किस डायरेक्शन में ज्यादा जाएगा। आया वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाके इसके आयंस बनाना पसंद करेगा, या इंस्टेड ऑफ मेकिंग आयंस सॉलिड फॉर्म में रहना पसंद करेगा, अनडिसोसिएटेड, या आप यूं समझ लें अनडिजॉल्व रहना पसंद करेगा। तो जितनी ये छोटी वैल्यू होगी KSP की, उतना रिएक्शन जो होगा ना वो ये शो करेगा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम गया, रिवर्स डायरेक्शन में ज्यादा है। यानी कि आप यूं समझ लें KSP की वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइसोल्यूशन प्रोग्रेस या डाइसोल्यूशन या फॉरवर्ड रिएक्शन या कैपेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन या डिसॉल्व। जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ज्यादा वो डिसॉल्व होगा, डिसोसिएशन होगी।
जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना वो कम डिसॉल्व होगा। सो मैंने इसको ये समझना है कि KSP वैल्यू इंडिकेट मी द एबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन और द कैपेबिलिटी ऑफ डिसोसिएशन। सो KSP की वैल्यू छोटी अगर आपको किसी सॉल्ट की नजर आए तो समझ जाइएगा कि वो कम सॉल्युबल है। सो अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट असल में है क्या, ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है रेज टू पावर एक्सपोनेंट्स, और वो एक्सपोनेंट कहां से आते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। इसको हम KSP से शो करते हैं और KSP ये बताती है कि कितना रिएक्शन आपका डाइसोल्यूशन की तरफ जाता है, यानी कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पसंद करता है। इसकी कुछ वैल्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर डेफिनेशन को इक्वेशन की फॉर्म में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट ये आपके सामने एक टेबल है, इस टेबल में मैं कुछ वैल्यूज हाईलाइट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल KSP की वैल्यू, ये KSP की वैल्यू बहुत छोटी है और फेरस सल्फाइड की तो बहुत ही छोटी है। ये वन ऑफ दोज वैल्यूज हैं जो छोटी हैं, ये शो कर रही हैं स्मॉलर KSP वैल्यू। याद रखिएगा 10 की पावर जितनी छोटी होगी उतनी KSP की वैल्यू छोटी होगी। ये इंडिकेट क्या कर रही है कि इसकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी टू डिसॉल्व लेस है। अगर इनके मुकाबले में मैं लेड क्लोराइड, यानी कि मैं बात करूं लेड क्लोराइड की, ठीक है, मैं बात करूं इसमें से हम ऐसा करते हैं लेड सल्फेट ले लेते हैं, तो ये एज कंपेयर टू दोज है, तो ये भी स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट, लेकिन एज कंपेयर टू फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरस सल्फाइड दे हैव मोर टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि डिसॉल्व होना पसंद करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, फिर हम इसकी जनरल इक्वेशन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट देखें, अगर आप लेड क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लेड क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है ना, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसका कुछ हिस्सा एक्वस स्टेट में चला जाता है, यानी कि पानी में हल हो जाता है। ये जो लेड क्लोराइड एक्वस है ना, लेड क्लोराइड एक्वस है, इसका मतलब है ये डिसोसिएट हो गया है आयंस में। कौन से आयंस में, लेड आयंस +2, और Cl2 है ना, तो वो 2Cl- हो जाएगा क्लोराइड आयंस में। यानी कि आपका जो लेड डिसॉल्व हुआ है वो उसका कुछ हिस्सा आयंस में चला गया, बाकी जो है वो सोल्यूशन में रह गया। अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं तो फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक बीकर है, इस बीकर में आपने ये वाटर लिया हुआ है और इसमें आपने क्या किया, ऐड कर दिया लेड क्लोराइड। अब आप ये देखें, जब मैंने लेड क्लोराइड, मैंने अज्यूम किया रेड कलर का है, वैसे ये रेड कलर का नहीं होता, मैंने ये अज्यूम किया रेड कलर का है। अब जब मैंने लेड क्लोराइड हल किया तो इसमें से आप देखिएगा कुछ इसका हिस्सा गायब हो गया, यानी कि वो पानी में क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, लेकिन बाकी लेड क्लोराइड सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा। इसका मतलब ये साल्ट जो है वो स्लाइटली सोलेबल है, इट इज नॉट कंप्लीटली सोलेबल। सो अगर मैं इसकी कंप्लीट इक्वेशन भी लिख दूं ताकि आप ये ना हो कि इसको समझे, लेड क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में जब एंटर किया वाटर में तो कुछ उसका हिस्सा लेड क्लोराइड एक्वस स्टेट में चला गया, यानी कि उसने आयंस बनाए। कौन कौन से, 2 क्लोराइड आयंस। ये इनमें इक्विलिब्रिया एस्टेब्लिश हो गया, किसमें, सॉलिड सॉल्यूट में और आयंस में, यानी कि ये जो आपने डाला इसका कुछ हिस्सा आयंस में कन्वर्ट हो गया और कुछ हिस्सा इसका सॉलिड में रह गया, कुछ नहीं ज्यादा हिस्सा, क्योंकि स्पेरिंगली सोलेबल है, कम हल होने वाला है। जैसे कि आपने एसिटिक एसिड में पढ़ा था कि उसका सिर्फ 1.3% डिसॉल्व होता है, सेम इस तरह सॉल्ट का बहुत कम हिस्सा डिसॉल्व होता है। अगर इनमें इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो गया, बाकी हिस्सा इसका अनडिसॉल्व रहा, तो वो डिसॉल्व और अनडिसॉल्व वाले हिस्से में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो उसकी केसी वैल्यू में निकाल सकता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू किसकी इक्वल होगी, प्रोडक्ट, यानी कि वो आयंस में जो हिस्सा गया है, प्लस, एक मिनट ये मैं पहले लिख लूं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, डिवाइडेड बाय जो आपने अमाउंट
लेड क्लोराइड की अनडिजॉल्व देखी है वो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत कम अमाउंट जो है वो आयंस में कन्वर्ट हुई है, यानी कि अगर आपने इनिशियली से 100 ग्राम लेड क्लोराइड डाला तो इसमें से इंतहाई माइन्यूट अमाउंट जो है ना वो लेड आयंस और क्लोराइड आयंस में चेंज हुई है और डिसॉल्व हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपके लिए ये लेड क्लोराइड तकरीबन उतना ही है सोल्यूशन में जितना आपने डाला था। क्यों? उसका इंतहाई माइन्यूट हिस्सा डिसॉल्व हुआ है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि आप समझे कि इनिशियल क्वांटिटी या लेड क्लोराइड की जितनी क्वांटिटी ऐड की थी वो उतनी है, वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि इतना कम हिस्सा उसका डिसॉल्व हुआ है कि आप कहेंगे कि मेरी जो लेड क्लोराइड की क्वांटिटी है वो मेंटेन रही है। तो मैं कहता हूं कि मेरी ये वैल्यू है कंसंट्रेशन, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हुई, यानी कि इसमें इतनी कम चेंज आई है कि मैं इसको कंसंट्रेशन को कांस्टेंट ही कंसीडर करता हूं। आप समझे आपके पास करोड़ों रुपया है, उसमें से एक आधा अगर रुपया कम हो जाए तो उससे आपको फर्क तो नहीं पड़ेगा। सेम यही हुआ है। अब केसी भी कांस्टेंट है, लेड क्लोराइड की कंसंट्रेशन सॉलिड फॉर्म में जो डिसॉल्व नहीं हुई वो भी कांस्टेंट है। तो मैं ये दोनों कांस्टेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, केसी मल्टीप्लाई बाय लेड क्लोराइड इज इक्वल टू लेड आयंस क्लोराइड आयंस। अब ये दो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट, तो एक नए कांस्टेंट को ये प्रोड्यूस करेंगे जो कहलाता है केएसपी। आपको याद होगा सॉल्ट के लिए जो केएसपी मैंने निकाला है, इसी तरह का एक एसिड के लिए भी मैंने कांस्टेंट निकाला था कि के ये इंट्रोड्यूस करता था आपको कि कितनी जो एसिड की कंसंट्रेशन है, सॉरी कि एसिड की स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह केएसपी इंट्रोड्यूस करेगा कि कितना साल्ट सॉल्युबिलिटी की तरफ जाता है। तो केएसपी इज इक्वल टू लेड प्लस 2 इंटू Cl माइनस का स्क्वायर। अब ये 2 क्यों आया माइनस के साथ? ये जो मैंने 2 लिखा है एक्सपोनेंट, ये क्यों आया है? ये 2 एक्सपोनेंट इसलिए आया क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें लेड के साथ जो 2 है ना डिसॉल्व होने पे क्लोराइड आयन बनेंगे। अब मैं इसको और एक्सप्लेन करने के लिए अब एक और सॉल्ट लेता हूँ, लेड सल्फेट। लेड सल्फेट भी लेस सोलेबल है। मतलब लेड सल्फेट को डिसॉल्व करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा एक्वस फॉर्म में आयंस में यानी कि कन्वर्ट हो जाता है और डिसॉल्व हो जाता है ये। अब आपने क्या करना है, इसका केसी निकालना है, यानी कि जितना ऐड किया जितना आयंस में कन्वर्ट हुआ है। तो इसके लिए केसी इक्वल होगा लेड आयंस सल्फेट आयंस डिवाइडेड बाय लेड सल्फेट। अब आप कहेंगे सर चूंकि ये भी एक स्लाइटली सोल्युबल सॉल्ट है इसलिए इसका जो लेड सल्फेट की कंसंट्रेशन है ये कांस्टेंट ही कंसीडर होगी, क्योंकि जितनी मैंने डाली है तकरीबन उतनी ही मेंटेन्ड है। तो मुझे क्या ज़रूरत है इसको चेंज करने की? ये लेड सल्फेट की कांस्टेंट कंसंट्रेशन केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो एक और नया कांस्टेंट पैदा होगा जो कहलाएगा केएसपी। इस केएसपी को असल में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और ये इंट्रोड्यूस करवाएगा हमें आइडिया कि कितना लेड सल्फेट जो है ना वो डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल केएसपी एट 25 डिग्री मैं फाइंड करूं तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आती है वो आती है 1.6 10⁻⁻8। जिस तरह बाकी सॉल्युबिलिटी साल्ट की निकाली है, इसी तरह अगर मैं लेड सल्फेट की निकाली तो वो भी एक सर्टेन वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की। स्टूडेंट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि केएसपी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे केएसपी की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अगर मैं 25 डिग्री पे आपसे वैल्यूज डिस्कस कर रहा हूँ तो आप 100 डिग्री पे वो मुझसे ना एक्सपेक्ट कीजिएगा वैल्यूज को। सो केएसपी इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। खैर समहाउ
अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन हो तो मैं उसको कैसे उसका KSP निकालूंगा? देखें, AXBY एक सॉल्ट है, उसको डिसोल्व किया तो 2 आयंस बनाएगा, A आयन B आयन। अब से A पॉजिटिव आयन है तो वो क्या करता है, आपको याद होगा अगर मैं लिखूं एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीजन -2, तो इनमें जो +3 -2 थे ना, ये एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते थे जब फार्मूला बनता था Al2O3। आपने पढ़ा होगा हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। सो यहाँ भी ये असल में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे, ए की जगह आ जाएगा +y, बी की जगह आ जाएगा -x। अब याद रखिएगा ए के साथ ए एक्स टाइम है ना, तो ए के साथ आ जाएगा x एज अ मोलर कांस्टेंट और यहाँ पे आ जाएगा बी के साथ y। अब मैं इसको ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जरिए करके बताता हूँ। देखें, Al2O3 फॉर एग्जांपल किसी तरीके से आयोनाइज किया, ये वाटर में वैसे डिसॉल्व तो नहीं होता, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसके आयंस तो बना सकता हूँ ना समझाने के लिए। तो ये बनेगा, हीट करने पे वैसे आयंस बन जाएंगे इसके, यानी कि मेल्ट करने पर मोल्टन स्टेट में। एल्यूमिनियम बनेगा +3 और ऑक्साइड बनेगा -2। अब ये देखें, ये जो 2 है ना, ये ऑक्सीजन की पावर पे चला गया और ये जो 3 है ये एल्यूमिनियम की पावर में चला गया एज अ चार्ज। लेकिन बैलेंस करने के लिए जो Al के साथ 2 था वो मुझे 2 ही लगाना पड़ा और ऑक्सीजन के साथ जो 3 था वो 3 ही लगाना पड़ा। सो इस तरह ये इक्वेशन आपस में बैलेंस होती है। अगर मैं इस इक्वेशन के लिए KSP निकालूं तो जनरल KSP फॉर एनी स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट आएगा A + y, यहां पे आ गया x, b -x और यहाँ पे आ गया इसके रेज टू पावर एक्सपोनेंट। सो सोलेबिलिटी प्रोडक्ट क्या हुआ? सोलेबिलिटी प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस रेज टू पावर देयर एक्सपोनेंट्स। और ये एक्सपोनेंट कहाँ से निकलेंगे? ये एक्सपोनेंट निकलेंगे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कोएफिशिएंट थे, जैसे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये जाके बन जाती हैं पावर्स। अब स्टूडेंट दोबारा याद रखिएगा, ये सोलेबिलिटी प्रोडक्ट KSP एक्चुअली आपको इंडिकेट करती है कैपेबिलिटी टू डिसोसिएट, और जितनी ये ज़्यादा होगा वैल्यू उतनी ही हमारे लिए ये आइडियल होगी। KSP की वैल्यू इंडिकेट करेगी कि कौन सा साल्ट कितना सोलेबल है। नाउ एप्लीकेशंस के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ KSP। पहली एप्लीकेशन, अगर हमें KSP पता हो, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट पता हो, तो हम उससे आयंस की जो सोलेबिलिटी होती है या हम उससे जो साल्ट की सोलेबिलिटी होती है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि साल्ट के जो सोलेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है। दूसरा, अगर हमें ये पता हो कि सोलेबिलिटी की वैल्यू क्या है, कितना साल्ट डिसॉल्व होता है, कितने आयंस बनाता है, तो हम उससे KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये दोनों लास्ट पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन स्लाइटली soluble salts या उनकी solubility पर। अब स्टूडेंट, ये जो कॉमन आयन है इसकी एडिशन से स्लाइटली soluble सॉल्ट की solubility और कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपने लेड क्रोमेट को डिसॉल्व किया हुआ है और वो बना रहा है एक्वस फॉर्म में 2 आयंस। कौन कौन से? लेड आयन और कौन से बना रहा है? क्रोमेट आयंस, CrO4।
CrO4 2 माइनस। अब आपने क्या किया इसमें, ये है स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट, ओके, दिस इज स्लाइटली या स्पेरिंगली सोलेबल सॉल्ट, स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट। आपने क्या किया इसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या अच्छा सोलेबल सॉल्ट जो है ना वो ऐड कर दिया, से सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। तो वो क्या बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा 2 और साथ बनाएगा क्रोमेट आयन। अब जो लेड क्रोमेट था ना, यानी कि ये वाला सॉल्ट था, इसने ना जब सोलेबल हुआ ना तो एक खास मिकदार आयंस की मेंटेन कर ली। अगर आप एक्सटर्नली आयंस की मिकदार इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो लेस सोलेबल स्लाइटली सोलेबल सॉल्ट है उसके लिए रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। उसकी वजह क्या है, कॉमन आयन ये कहता है कि जब कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि जब कॉमन आयन ज्यादा हो जाए तो जो लेस सोलेबल सॉल्ट्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या स्पीशीज होती हैं वो क्या करती हैं, उनकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। सो जब हम when we add common ion by addition of more soluble salt, the ionization of slightly soluble salt suppresses। अब जब वो सप्रेस हो जाएगी तो रिएक्शन जो है आपका फॉर स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट वो नेट रिएक्शन जाना शुरू हो जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट यानी कि लेफ्ट साइड पे। तो पोजीशन उसकी शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी ताकि Kc की वैल्यू मेंटेन रहे। सो हमारा जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट का, उसमें फर्दर प्रेसिपिटेशन अपीयर होगी अगर हम कॉमन आयन डालते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन कम हो जाएगी ताकि आपका जो एक कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है Ksp वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर होता है, आयंस की कंसंट्रेशन कंसीडर होती है एट इक्विलिब्रियम। उसको मेंटेन रखने के लिए ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ेगा। यही हमें कॉमन आयन कहता है, यही हमें ली शैटलियर प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चल पड़ेगा। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।